स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे शो टॉक विद भव्या पर। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खास है, मिस्टर विकास गोस्वामी जी, जो कि IGTV इनसाइड भारत न्यूज चैनल के चीफ एडिटर है। इनसाइड भारत न्यूज चैनल एक नया स्टार्टअप है जिसका उद्देश्य है देश की बात देसी अंदाज। तो चलिए अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। तो सर आपकी करियर की शुरुआत में ऐसा क्या हुआ जो आपने अपनी जॉब छोड़ के अपनी खुद की स्टार्टअप इनसाइड भारत चैनल को शुरू किया? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भव्या फॉर मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और स्टार्टअप का कुछ सीन नहीं था क्योंकि मैं काम कर रहा था, अच्छा खासा जॉब कर रहा था नोएडा में। और जॉब के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे अपने आप इस तरफ खींच ले आई कि मुझे स्टार्टअप करना चाहिए। दरअसल मैं जिस चैनल में जॉब करता था तो मैं 2017-18 का जो हरियाणा चुनाव था, इलेक्शन था विधानसभा का, उसको मैं कवर कर रहा था। और उसी दौरान कुछ ऐसा होता है कि मुझे घर वापस आना पड़ता है। दरअसल मेरी तबीयत खराब होती है और मुझे घर आना पड़ता है। और मैं उस टाइम पे कुछ ज़्यादा तबीयत सीरियस हो गया था और लगभग मैं 6-7 महीने 8 महीने में बेड रेस्ट पे चला गया था। थोड़ा सा टफ टाइम था, डिप्रेशन वगैरह भी थी उसमें और बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन उसी दौरान मोटिवेट भी होता गया और मुझे लग रहा था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मुझे कुछ अब बड़ा करना है, क्योंकि वहाँ से फॉल बैक होने के बाद चीज़ें सही नहीं जा रही थी। और ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा जो गिव एंड टेक होता है ना, तो जो उस समय की परिस्थिति से मुझसे बहुत कुछ ले रही थी, तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि जब ले रही है तो उसको देना भी पड़ेगा। तो प्लान चल रहा था और प्लान जब चल रहा था तो मुझे लगा कि अब कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। तो जीरो से शुरुआत किया और फिर स्टार्ट हुआ इनसाइड भारत टीवी। तो सर आपने ये चैनल शुरू करते वक्त कितने रुपयों से ये चैनल शुरू किया? ये बात मैं बताऊंगा, आपको यकीन नहीं होगा, आप कोई भी यकीन नहीं करेगा। दरअसल मेरे जेब में पैसे 1 रुपया भी नहीं थे, दिमाग में बस आइडियाज थे और जीरो बजट से आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने अपने जेब से अभी तक इस चैनल में 1 रुपया नहीं लगाया है। सिर्फ अपने आइडियाज लगाए हैं, अपनी मेहनत लगाई है और अपना टाइम लगाया है। बाकी मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं, इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं अपने चैनल को दे सकूं, अपनी टीम को दे सकूं। अकेले से शुरुआत किया था और आज लगभग टीम में लगभग 10 लड़के हैं और मेरी टीम में कोई जॉब नहीं करता है, सब ऑनर हैं। मैं इस तरह से ट्रीट करता हूं। और सभी लड़के, जितने भी लड़के मेरे साथ काम कर रहे हैं, कुछ लोग मुझसे एज में 1-2 साल बड़े हैं, बहुत सारे लोग छोटे हैं, एक टीम मान के, एक परिवार मान के, इमोशन से जुड़ के काम करते हैं। और मेरा जब भी मैं अपने चैनल के लिए किसी का इंटरव्यू करता हूं तो मेरा पहला और आखिरी रिकमेंडेशन यही होता है कि क्या आप इमोशनली जुड़ सकते हैं मुझसे। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्किल है आपके पास और एक इमोशन कि हाँ मैं ये काम करने जा रहा हूं और मुझे आपसे जुड़ के रहना है। तो यहीं से शुरुआत हुई थी और पता नहीं कैसे सब कुछ चलता गया और मुझे लगता है कि लगभग 3-4 महीने होने को हैं और अभी बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन व्यूअर्स कई बार जब के में जाते हैं 10 के और कई बार 100 के तक पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। टीम बहुत सपोर्टिव है मेरी, उन्हीं की वजह से ये सब बहुत अच्छा जा रहा है। तो सर ऐसा गोरखपुर से आपका ऐसा क्या लगाव है जो आपने अपनी गोरखपुर को ही अपनी कर्म भूमि बना ली? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये सवाल मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अभी क्या होता है कि हमें कुछ भी करना रहता है। जैसे कि अगर हमको एक्टर बनना है मुंबई, हमको एक बड़ा जर्नलिस्ट बनना है नोएडा, इस तरह का माइंडसेट लोगों का बन गया है। और मुझे भी, देखिए, मैं भी जब सोच रहा था, पहले तो मैं आपको मैं बता दूं कि पहले मैं जब मैं 12th पास किया तो मैं चाहता था कि मैं IITian बनूं। तो JEE मेंस क्वालिफाई करने के बाद भी कुछ वही हेल्थ प्रॉब्लम हुई और मैं नहीं जा पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। तो अचानक से मैं मतलब अपना कोचिंग स्टार्ट किया, पापा ने मोटिवेट किया क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत थी। जब सपने टूटते हैं तो थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो सपना टूट रहा था एक कि हाँ अब मैं IIT लास्ट मतलब 2 ही साल मिलता, आपको पता होगा, तो दूसरा साल था और मैं दोबारा कभी उस एग्जाम में नहीं बैठ पाता।
तो पापा ने मोटिवेट किया, उन्होंने कहा कि यार IITian नहीं बन पाया तो फैक्ट्री स्टार्ट करो IITian की, पैदा करो IITian। तो मैं अपना कोचिंग स्टार्ट किया, लेकिन कोचिंग स्टार्ट करने के साथ कर तो रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था, अच्छा खासा कमा भी रहा था, घर पे था, मतलब घर पे था का मेरा मतलब ये है कि माँ के हाथ की रोटी भी मिल रही थी। लेकिन उसके बाद भी अंदर से कहीं था कि नहीं, क्या कर रहा हूँ। तो फिर मेरी जो बड़ी सिस्टर है, मतलब मुझसे छोटी है, और उसने कहा कि भाई यार क्या कर रहे हो, कुछ ऐसे ही करोगे। तब मुझे लगा कि नहीं, अब वक्त आ गया कि मुझे अपने सपने को जीना चाहिए। तो देखिए, मुझे अब जर्नलिस्ट बनना था, तो मैंने भी चूज किया कि मुझे नोएडा जाना पड़ेगा। मुझे नोएडा जाना पड़ा, सीखना पड़ा, बहुत कुछ गंवाना पड़ा। उसके बाद तब जाके मतलब कि इस लायक हुआ कि हाँ, अब पत्रकारिता कर सकता हूँ टेक्निकली भी, और जो उसके लिए तैयारी होती है, पढ़ाई होती है, वो तो चाहिए ही। तो मैं सवाल पे आता हूँ कि गोरखपुर को मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद से, मतलब मेरे बाद से जो अगली पीढ़ी आएगी, उसको कभी इस चीज का मलाल ना रहे कि मुझे अगर जर्नलिज्म करना है तो या फिर मुझे बड़ा पत्रकार बनना है, बड़ी स्क्रीन पे आना है, तो मुझे नोएडा ही जाना पड़ेगा। तो दिमाग में ये सब चल रहा है अभी, हालांकि बहुत दूर है वो मंजिल, लेकिन पहुंचेंगे हम लोग। तो सर, जब आपने अपने करियर की शुरुआत की तो हर इंसान मुश्किलें फेस करता है, तो और मुश्किलें और कठिनाइयां हमारी जिंदगी का ऐसा एक चीज है जो हमें बहुत आगे बढ़ाती है। जैसे आपने बोला कि आपकी बहुत हेल्थ इश्यूज थी, तो आपने इन सारी चीजों को कैसे ओवरकम करके, कैसे इन सारी चीजों के साथ लेते हुए इस मुकाम पर पहुंचे? इसका जवाब मैं सिर्फ एक लाइन में भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई इसलिए करूंगा। मेरे पीछे ना एक ताकत है, मेरे पापा, मतलब मेरी इंस्पिरेशन, मेरा मतलब सब कुछ। आप अगर मुझसे अगर ये भी सवाल करती हैं कि हु इज योर इंस्पिरेशन, आप किसको देख के इंस्पायर होते हैं, मेरे घर में वो व्यक्ति मौजूद है। मैंने मतलब बचपन से कैसे स्ट्रगल करते हैं। आप एक सेलिब्रिटी, जब आपके पास पैसे होते हैं ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो, नो डाउट, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपके पास जब जेब में कुछ भी ना हो तो आप कैसे करोगे, वो मैंने अपने पापा से सीखा है। हर टाइम उन्होंने मोटिवेट किया है। आप मतलब कैमरे के सामने थोड़ा सा मुझे बताने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ होता होगा। मेरा कई बार मन किया ना कि मैं सुसाइड कर लूं, बट पापा ऐसे मोटिवेट करते थे, और इस तरह से, और वो सिर्फ मोटिवेट नहीं करते थे, वो मेरे लिए बिल्कुल एक जीता जागता उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि उन्होंने कैसे कैसे बिल्कुल हाई गए और फिर लो पे आए, और लो पे आके फिर से हाई गए। उन्होंने सिखाया, उन्होंने बताया है। तो मुश्किलों से कैसे लड़ा जाता है, और मुश्किलें अब तो आदत पड़ गई है, सीरियसली बताऊं, अब आदत पड़ गई है। क्योंकि आप सपने देखते हो ना, आप सोचते हो कि जब आप क्लास में अच्छे होते हो तो आप सोचते हो कि टॉप करना है। मैं जब 10th कर रहा था, तो 10th में जब मैं था, तो मुझे ये था कि मैं टॉप करूंगा इस साल, पूरा यूपी टॉप करूंगा। लेकिन मेरी तबीयत खराब हुई, और मैंने सिर्फ 56 दिन की पढ़ाई थी मेरी, पूरे साल में सिर्फ 56 डेज मैंने पढ़ाई की है, और उसी 6 डेज की वजह से मेरे 70% ही आके रह गए। अगर मैं पूरा पढ़ पाता तो शायद मेरा वो सपना पूरा हो जाता, नहीं पूरा हुआ। वहां पे पहली बार टूटा। 12 था, उस टाइम पे भी वही हुआ, बिल्कुल सेम सिचुएशन था। लेकिन इस बार 10 दिन मुझे और ज्यादा मिल गए। मतलब उस बार 56 डेज मैंने पढ़ाई की थी, इस बार मैंने लगभग 65 to 70 डेज पढ़ाई की। परसेंटेज वही है, सेम है। IIT JEE मेंस क्वालिफाई किया, एडवांस नहीं दे पाया। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने मतलब कि कहीं पे भी कोचिंग वगैरह नहीं किया था, घर से पढ़ के सब कुछ हुआ था। फिर से नहीं कर पाया, ये तीसरी बार था। क्रिकेटर बनना चाहता था, वो भी नहीं हो पाया, वो चौथी बार था। फिर 5वीं बार जब मैं जर्नलिस्ट मतलब कि मैं किसी चैनल के लिए काम कर रहा था, और वहाँ पे एक अच्छे लेवल पे, आप सोचिए कि मैं कवर कर रहा था, पूरा चुनाव हैंडल कर रहा था, और शायद वो मेरा एक ऐसा फेज था कि जिसके बाद से मैं मतलब बहुत ऊपर चला जाता, शायद चीज़ें बहुत पॉजिटिव जा रही थी, लेकिन अचानक से फिर फॉल बैक। तो अब इन चीज़ों की आदत पड़ गई है, तो अब कहाँ से अब आदत पड़ गई है, तो इसको मैं बस ऐसे नॉर्मली ट्रीट करता हूँ कि हाँ, गेम खेल रहा हूँ, क्रैश हुआ गेम, फिर से रिस्टार्ट करते हैं। तो अब इस तरह से लाइफ चल रही है। अब कुछ मतलब कि अब ये सब नॉर्मल लगता है। तो मोटिवेशन के लिए हमेशा पापा ने इंस्पायर किया है,
सामने बैठ के भी समझाया कि बेटा ऐसे होता है, ये चीज़ें हैं, ऐसे हैं, ऐसे करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि भगवान ने कुछ और तुम्हारे लिए लिखा हो सकता है कि इससे भी कुछ बेटर हो। तो बार बार ये चीज़ें अब वो घर कर गई हैं और अब फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे तो ये भी लगता है कि मैंने इनसाइड भारत टीवी शुरू किया है, तो अगर कुछ भगवान ना करे फिर से अगर गिरना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से शुरू करूंगा। जब तक जिंदा हूँ तब तक करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और जीतने के लिए पूरी दुनिया है। और ये मैं सबसे मतलब कि जितने भी लोग इस तरह के हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वाकई में जब इस तरह के फेज आते हैं तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है और जीतने के लिए पूरी दुनिया पड़ी रहती है। तो यही है। तो सर, आपका हिंदी और भोजपुरी से इतना लगाव क्यों है? हिंदी और भोजपुरी एक लैंग्वेज है। लोगों का ऐसा मानना है कि जिनको इंग्लिश आती है वो लोग बहुत ही हाई क्लास के होते हैं, और जिनको हिंदी आती है या फिर आप बाहर के शहरों में जाएंगे, नोएडा, दिल्ली, मुंबई, तो आप भोजपुरी बोलते हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी एक माइंडसेट हो गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे इंग्लिश हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, उसकी औकात सिर्फ इतनी है कि वो जस्ट एक लैंग्वेज है और उसे कोई भी सीख के बोल सकता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं हिंदी बोलता था या फिर इंग्लिश बोलता था, भोजपुरी बोलता था, तो लोग बड़ा मतलब कि ऐसे एक्सप्रेशन उनका बिल्कुल ऐसे रहता था कि यार क्या मतलब कि गंवार टाइप का ये वो। तो कोई भाषा ये तय नहीं कर सकता है कि आप कितने एजुकेटेड हो या फिर आपकी औकात क्या है। और बिल्कुल, और भोजपुरी मेरे लिए क्या है ना कि मैं कहीं पे भी रहा हूँ, कहीं पे भी अगर माहौल मेरे हिसाब से है, मेरे लोग हैं, तो मैं पसंद करता हूँ भोजपुरी में बात करना। और ये मेरी चीज़ है, ये मेरी मातृभूमि से, मेरी कर्मभूमि से, मेरी जन्मभूमि से मुझे मिला है, तो मैं इसे क्यों ना प्रमोट करूँ। तो मुझे इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर किसी भी लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा जो सम्मान है भोजपुरी के लिए, हिंदी के लिए, ये मेरी मदर टंग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे प्यार है इससे, और अन्य भाषाओं से मैं इसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। बस इसमें कोई दूसरा रीज़न नहीं है। तो सर, हमें ये भी पता चला है कि आप कविताएं लिखते हैं। ऐसी कि आप अपनी किसी कविता का कुछ पंक्तियां बताना चाहेंगे जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया? मैंने एक कविता लिखी है और उस कविता का नाम है संघर्ष अविराम है। ये कविता मैंने उस वक्त लिखी थी जब मैं नोएडा फिल्म सिटी सेक्टर 16 की गलियों में घूम रहा था, अपना वो रिज्यूम CV लेके, और डेली हर न्यूज़ चैनल के गेट पे मैं उसे जमा करता था कि अब नौकरी मिल जाएगी, अब नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिलती थी। तो एक दिन मैं मतलब कि किसी तरह एक ऑफिस में गया और थोड़ा सा झूठ बोला था ऑफिस में घुसने के लिए, एक न्यूज़ चैनल की, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो जब मैं केबिन में गया और बहुत ज़्यादा मुझे प्यास लगी थी, मेरे जेब में पैसे नहीं थे, और ये बात मैंने घर वालों से नहीं बताई थी। 20 रुपए का मैंने एक बॉटल खरीदा था पानी का, गर्मी था, तुरंत गर्म हो गया, लेकिन फिर भी उसका जो एक घूंट है ना, उसकी कीमत मुझे उस दिन पता चल रही थी। और जब मैं अंदर गया और मैं बगल में टेबल जहाँ पे था हॉल में, वहाँ पे पानी के कई सारे ग्लासेस रखे हुए थे, और मैं जिस नज़र से उस वक्त उस पानी को देख रहा था ना, वो मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। मैं पानी पिया और डर रहा था कि कोई टोक ना दे कि पानी क्यों पी रहे हो, मतलब इस तरह के ख्याल थे, इतना डर था और इतना ज़्यादा मैं मतलब उस समय डिमोटिवेटेड था। 1-2 गिलास पानी पिया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, फिर अचानक से, मतलब मैं कविता में बता दूं, मेरा हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक दोस्त था, मैं मतलब अगर वो नहीं होता तो शायद मैं फेल हो जाता 10th और 12th में, जो हिंदी का मेरा पेपर था। विकास उसका भी नाम है, विकास मिश्रा। तो उसी वक्त मैंने मतलब कि अंदर से कुछ ऐसा हुआ कि मैंने लिख दी वो कविता। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे लिखी, मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती है और साहित्य से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैंने संघर्ष अविराम लिखा था। उसकी कुछ लाइनें मुझे याद हैं, पूरी तो नहीं याद है, कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ कि सामने मुकाम है, उलझने तमाम है, पर जिद में अब ये जान है, संघर्ष अविराम है। और उसकी जो लास्ट कुछ लाइनें हैं कि क्योंकि जब आप फाइट कर रहे होते हैं ना, स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हो, तो मेरा ये मानना है कि आप खुद से लड़ाई लड़ रहे होते हो, क्योंकि दुनिया की औकात में है कि वो आपको हरा दे जब तक आप खुद हार ना मानो। तो उसमें एक मैंने लाइन लास्ट में लिखा था कि
कैसा ये मुकाम है, ये कैसा इंतजाम है, खुद से खुद को रोकने का मुझ पे ही इल्जाम है, तो जिद में अब ये जान है, संघर्ष अविराम है। और इसकी मैं लास्ट लाइन आपको सुनाता हूँ कि बज रहा मृदंग है अब और जीत भी प्रचंड है, युद्ध के मैदान में संघर्ष ये अखंड है, ये सोच के ना बैठ जा कि सामने मुकाम है। मुझे पूरा नहीं याद आ रहा है लेकिन ऐसे ही है वो। ये सोच के ना बैठ जा कि सामने मुकाम है, संघर्ष अविराम है। तो यही ये कविता थी और इस कविता के बाद से मुझे लगा कि हाँ मुझे लिखने भी आता है, तो तब से मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी। हालांकि कविता का जो रूल होता है वो मुझे नहीं पता है, बस लिख लेता हूँ और कभी कभी हो जाता है, वो अपने आप हो जाता है कभी कभी गलती से। बहुत ही प्यारी कविता थी। तो सर इस ऑप्शन को खत्म करने से पहले एक छोटा सा फन सेगमेंट है, वो अगर आप खेलना चाहें तो। बिल्कुल सर इस पे 2 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक कोई बताना है कि आपको क्या पसंद है। ओके। पहला है चाय या कॉफी, अदरक वाली चाय। मिठाई या नमकीन, दोनों। बीचेस और माउंटेन्स, दोनों। गजल और कवाली, डिपेंड करता है गा कौन रहा है, किसका गाना है, दोनों पसंद है। चैट्स और कॉल, डिपेंड करता है किससे बात करनी है। कैजुअल और फॉर्मल, कैजुअल। बुक्स और मूवी, मूवीज। अच्छा ये इसमें एक रीज़न है क्योंकि बुक्स, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई यशवंत मुझे बार बार कहता कि भैया किताबें पढ़िए, किताबें, मेरे साथ काम भी करते हैं, किताबें पढ़िए, किताबें पढ़िए। और उस लड़के ने इतनी सारी किताबें मेरे लिए खरीद के ला के मेरे टेबल पे रखी, उसके बाद भी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न, और नहीं हो पाता है। मुझे मूवीज़, मतलब कि मूवी ज़्यादा पसंद है, और किताब मतलब कि ऐसी किताबें जो कुछ बताती हैं उस तरह की अगर कुछ मूवीज़ मिल जाए ना तो वो और बेटर है। तो वीडियो वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे सीखने के लिए भी। और ये आखिरी सवाल है, अगर आपको अपने ऑफिस का कोई हेड ऑफिस रखना हो तो वो क्या होगा, गोरखपुर या मुंबई? गोरखपुर, हमेशा गोरखपुर, मतलब कि हेड ऑफिस हमेशा गोरखपुर। और ये मैंने बताया कि इसका रीज़न क्या है। मुझे गोरखपुर से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा लगाव है। मतलब कि गोरखपुर के लिए दुनिया का हर सुख सुविधा, दुनिया की मतलब कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई ऑफर आता है। आपको पता होगा, मैं एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जब मैंने इनसाइड भारत शुरू किया ना तो मेरे पास बहुत जगह से ऑफर आए कि आप मेरे न्यूज़ चैनल में आइए, और अच्छी अच्छी जगहों से है, लेकिन अब नहीं, अब जो है यही है। हाँ कुछ ऐसा होता है कि नहीं यार, थोड़ा सा मतलब कि इसको बचाने के लिए अगर कहीं जाना पड़ता है तो चला जाऊँगा, लेकिन ऐसे नहीं। थैंक यू सो मच भव्या, एंड यू आर डूइंग अ गुड जॉब। मतलब और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ अभी, मतलब कि अभी के लिए क्यों हूँ ये मुझे नहीं पता। हाँ 1-2 साल बाद की बात अलग है, लेकिन फिर भी आपने इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यू आर रियली डूइंग अ गुड जॉब। अच्छा मैंने इंग्लिश ही बोल दिया।